तो अब तक हम लोग गणित में प्रतिशत का टॉपिक कवर कर रहे थे, प्रतिशत या परसेंटेज का। तो लास्ट क्लास तक हमने लगभग जितने भी तरह के क्वेश्चंस उसके हो सकते हैं प्रतिशत के, जितने भी उसके टाइप्स हो सकते हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज हम ये हॉस्टल वार्डन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें, और हमारे कुछ और क्वेश्चंस बचेंगे गणित में, मतलब प्रतिशत में, तो उनको भी हम देख लेंगे। इस तरीके से हमारा जो प्रतिशत टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। परसेंट जो हमारा टॉपिक है प्रतिशत, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज प्रतिशत की लास्ट क्लास है। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि होती है तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये हॉस्टल वार्डन 2014 के क्वेश्चन हैं। तो देखिए घन क्या होता है, घन जैसे मान लेते हैं कि ये घन है। अब घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये जो इसका हम लोग माने, अगर ये एक इसका ये फलक मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए वर्ग जो होता है इसका क्षेत्रफल हम लोग कितना, हम लोग पढ़ते हैं भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा ये इसका क्षेत्रफल होता है। वैसे इसका भी कितना होता है, इसका हो जाता है 6 भुजा गुणा भुजा, 6 स्क्वायर होता है इसका मतलब फॉर्मूला सतह घन का क्षेत्रफल का। क्योंकि इसमें ये एक हम लोग पास सामने से फलक दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, एक भुजा है तो मतलब भुजा तो ये हो गई, सॉरी, तो एक फलक सामने से हम लोग को दिख रहा है तो भुजा गुणा भुजा कर दिए थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग को इतना, यहाँ ये सामने एक है, पीछे एक है, ऊपर एक है, ये नीचे एक है, फिर साइड में एक, फिर साइड में, टोटल 6 है। 6 फलक हैं, उन 6 फलक का हम लोग टोटल जोड़ेंगे भुजा गुणा भुजा, तो ये हम लोग का 6 स्क्वायर निकल जाता है, इस मतलब घन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है कि अगर घन की प्रत्येक भुजा में हर जितनी भी इसकी भुजाएं हैं उसमें 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो जैसे ये वही वाली बात है कि अगर हम लोग ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं पिछली क्लासेस में, कि अगर कोई आयत है, आयत की लंबाई में अगर 50% की वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो कैसे निकालते थे, पहले उसका क्षेत्रफल हम लोग मानते थे कि 100 रहा होगा, 50 का लंबाई में वृद्धि करते हैं तो 150 बटा 100, 20 की चौड़ाई में वृद्धि करते हैं तो 120 बटा 100। यहाँ से जो निकलता था हमारा, हम उसे कह देते थे कि अच्छा इतनी वृद्धि हो रही है, इतना परसेंटेज वृद्धि हो रही है ना। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग रखेंगे, बस ये ध्यान देना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वैसे ही हम लोग देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा 2 बार लेते हैं। ठीक है, अगर ये है घन का, तो यहाँ पे देखिए 6, क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग यहाँ तो लेंगे नहीं, यहाँ सिर्फ क्या लेंगे, मतलब भुजा गुणा भुजा। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर आयतन निकालना हो तो 3 बार करता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई है, आयतन में गुणा ऊंचाई और हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि होती है तो मान लेते हैं कि घन का ये घन का एक्चुअल में क्षेत्रफल कितना रहा होगा, ये रहा, मतलब 100 रहा होगा। ठीक है, अब 100, अब इसमें क्या चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, प्रत्येक भुजा में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो फॉर्मूला क्या था 6a², और हम लोग को ये इसको तो लेना नहीं है, 6 को हम लोग को क्या लेना है, भुजा गुणा भुजा लेना है। तो 2 बार गुणा करेंगे किसका, क्योंकि भुजा गुणा भुजा बराबर है, इसलिए 50% की वृद्धि होती है, तो 2 बार हम लोग लिखेंगे 50% की वृद्धि होती है। कैसे, 150 बटा 100, 150 बटा 100। ठीक है, ये हमने पहले की क्लासेस में देखा हुआ है कि डायरेक्ट अगर 50% की वृद्धि हो तो कैसे 150 आ जाता है, या 20% की कमी हो तो कैसे 80 आ जाता है ना, वो हमने देखा हुआ था। तो यहाँ अगर हम लोग 100 से 100 काट दें, 0 से 0, 0 से 0, तो 15 15 हो जाएगा 225, मतलब 225। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये कितना अधिक है, तो 125 अधिक है। ठीक है, और यही आंसर होगा कि सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो 125% की वृद्धि होगी। ठीक है, क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी, ये इसका आंसर होगा। अब उसके बाद देखिए ये हो गया, ये क्वेश्चन एक बार के लिए स्किप कर रहे हैं, इसको देखते हैं अभी। ये हो गया हमारा घन का। अब यहीं ये घनाभ का है। ठीक है, ये घन का है जो हमने देखा क्षेत्रफल में भुजा गुणा भुजा वाला। अब देखते हैं घनाभ वाला, यहाँ पे आयतन में पूछा है तो कैसे चेंजेस हो जाएंगे। देखिए, सॉरी मैं मार्कर चेंज करता हूँ।
तो देखिए ये क्वेश्चन शुरू में मुझसे गलत लिखा गया था। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तथा ऊंचाई में 15% की कमी होती है, तब आयतन में परिवर्तन क्या होगा। आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल निकालना था तो भुजा गुणित भुजा कर दिए, ठीक है। तो दो चीज़ का हम लोगों ने गुणा किया था। अब यहाँ हम लोगों को क्योंकि आयतन निकालना है तो इन तीन चीज़ों का गुणा होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, ठीक है। तो मान लेंगे घनाभ का कितना था 100, मतलब घनाभ एक्चुअल में कितना का था, उसका आयतन कितना था 100 घन यूनिट, कोई भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर हो, मीटर हो या जैसे भी, तो 100 घन यूनिट उसकी मान लेते हैं कि 100 उसका एक्चुअल में शुरू में आयतन रहा होगा। अब चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं इस 100 में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो 120/100 ये हो गया लंबाई के लिए, ये हो गया चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए 15% की कमी है, ठीक है। तो -100 में से 15 गया तो 85, कमी है तो माइनस करते हैं, वृद्धि हो रही तो प्लस करते हैं, ये काट देंगे 0 0 0 0, ठीक है। इसको काटते हैं अब, 5 दूनी 10 0 और 17 पंचे 85, 2 10 में, ये 2 6 में, फिर ये 2 5 में और ये 2 6 में, तो 6 6 36, या फिर अगर हम लोग 17 छः कितना 102 96 102, 17 छः 102, 102 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, हंस रहा है 1 और 6 एकम 6, ठीक है। 102 6 दूनी 12 और ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये, 5 एकम 5 5 एकम 5, उसके बाद बचा कितना 1 तो आया 11, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उसके बाद फिर कितना बचा 1, फिर आया कितना 2 आया ना, तो 5 दूनी 10 और बचा, तो पॉइंट लगा के 5 चौक 20, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 22.4% ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, जैसे वहाँ पे क्या था 125% वृद्धि होगी, वैसे ही आयतन में कितना परिवर्तन प्रतिशत होगा, तो आयतन में देखिए प्लस में आया आंसर, इसीलिए 22.4% की वृद्धि होगी, आयतन में 22.4% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है लेकिन ऑप्शन में ये सब आंसर दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो घन का इस तरीके से है, घनाभ का इस तरीके से, आयत का अलग होता है, वर्ग का अलग होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 0.03 का 5%, 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले हम लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग बता पाएंगे कि ये जो निकलेगा, जैसे कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 0.03 का 5%, अब यहाँ से अगर हम लोग 0 उड़ा दें तो इसके नीचे 100 हो जाएगा, है ना, तो 3/100 और गुणे में क्या है 5/100। चलिए इसको भी एक बार सॉल्व नहीं करते, ठीक है, इसमें करके देखते हैं, अगर कुछ आ गया तो इसको भी सॉल्व नहीं करते, आगे पढ़ के देखते हैं। ये जो चीज़ आई है अब 0.03 का 5%, ये जो निकला है, ये जो आया है 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, ये 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हमेशा कहाँ, डिनोमिनेटर मतलब नीचे जाता है, ठीक है। तो देखिए 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, तो 3/100 गुणा 5/100, ये 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, तो 0.05 और का के लिए मतलब सॉरी प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिए, चलिए ठीक। अब उसके बाद ये 5 है, अब ये 5 अगर यहाँ मैं 5 लिखूँगा तो इसके नीचे में कितना 100 हो जाएगा, अगर ये दशमलव को उड़ाऊँ मैं तो इसके नीचे 100 हो जाएगा, तो ऊपर कितना है 3 गुणा 5 बटा 100 गुणा 100, ठीक है, 3 गुणा 5 बटा 100 गुणा 100, ये तो हम लोग को दिख रहा है। अब उसके बाद ये जो पूरा मुख्य बटा है बड़ा सा, इसके नीचे क्या है 5 और दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 100, तो 5/100 ये हो जाएगा 5/100, इसके गुणे में 100 है ही।
अब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ से हम लोग इसको पलट देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको पलट के ले जाएं तो वो 5/100 था नीचे, ये आ जाएगा 100/5, पलट के आ जाएगा ऊपर तो 100/5, गुणा में तो 100 है ही यहाँ पे, ठीक है। अब 100 से 100 काटते हैं, 5 से 5 काटते हैं, फिर 100 से 100 काटते हैं, तो ये आ गया 3, तो 3% होगा, 3% ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सॉरी 0.03 का 5% हम लोगों ने पहले निकाला। अब ये जो आया वो 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, तो ये जो चीज़ है 0.05 का कितना प्रतिशत होगा उसके लिए हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं आगे। आइए देखते हैं अगला। ये देखिए हॉस्टल वार्डन 2014 का ये एक क्वेश्चन था, मतलब इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन देखे और ये 4, तो 4 क्वेश्चन 2014 से और 2016 से ये 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देखते हैं, हालांकि ये तीनों क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूला से बनेंगे, एक ही पैटर्न के हैं। एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में कितनी कमी हो कि स्थिति में बदलाव ना हो। अगर पेट्रोल की कीमत मुझे पता है कि आज 100 रुपये है, मतलब 103 रुपये के आसपास चल रही है, 100 रुपये है और अचानक से वो हाइक करके 125 रुपये पड़ जाती है, तब भी मैं तो मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, मुझे तो अपना बजट ध्यान में रखना है। तो मुझे अगर पेट्रोल की कीमत 125 रुपये हो गई तो मुझे अपने उपभोग में, अपनी आवश्यकता में कितनी कमी करनी होगी ताकि मुझे तब भी लगे कि हाँ चलो 100 रुपये ले रहा हूँ, पेट्रोल भी ठीक ठाक मिल जा रहा है, फिर भी मेरी स्थिति जो है बदलाव उतना ना हुआ, ठीक है, बदलाव स्थिति में बदलाव ना हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब ये भी है, ये उस तरह का है। देखिएगा, यदि कॉफ़ी के दाम 10% बढ़ते हैं तो किसी गृहिणी को कितना खर्च कम करना होगा ताकि स्थिति यथावत रहे, ठीक है। तो एक ही तरह का है और ये भी इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये है। अब इसमें हम लोग एक फार्मूला देखे थे, डायरेक्ट उसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, R/100 प्लस माइनस R के गुणा में 100, ठीक है। अब देखिए R यहाँ पे क्या होता है, वो होता है परसेंटेज, तो यह 25%। और ध्यान रखिएगा 25% की वृद्धि होती है। अगर वृद्धि लिखा है तो यहाँ प्लस आएगा, कमी लिखा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो R में क्या हो गया, 25/100, वृद्धि होती है इसलिए प्लस 25 गुणे में 100 है ही, तो 25/125 गुणा 100, तो 25×5 125 और 5 दूनी 10, ये हो गया 20%। 20%, ठीक है। तो 20% उसके उपभोग में 20% अगर हम लोग कमी करेंगे तब फिर स्थिति में बदलाव नहीं होगा। यदि उसके उपभोग में 20% की कमी की जाएगी तब स्थिति में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके का हो गया। अब उसके बाद इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। देखिए यदि कॉफ़ी के दाम 10% बढ़ते हैं, अब देखिए 10% R की वैल्यू है, बढ़ते हैं, हाइक हो रहे हैं, मतलब प्लस करना है, किसी गृहिणी को कितना खर्च कम करना होगा कि स्थिति यथावत रहे। तो देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस आई थिंक हमने सबसे पहली क्लास में बनाए थे, पहली या दूसरी क्लास में परसेंट के साथ तक। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या है, R/100 प्लस माइनस R गुणा 100, R की वैल्यू रख दी 10% बढ़ रहे हैं तो 110 गुणे में 100 है ही, 0 से 0 काटिए। अब 100/11 कितना हो जाएगा, 100/11 बराबर 99, यानी 99 और 1 बचेगा, 9 से 1/11, ठीक है, ठीक, ये आ गया परसेंटेज। तो 9 से ही 1/11% खर्च कम करना होगा ताकि स्थिति ज्यों की त्यों, ताकि स्थिति यथावत बनी रहे, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ गया, इजी। देखिए ये वाला जो होता है, इस इन दोनों टाइप से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस टाइप में और इस टाइप में, कि यदि कहीं भी पेट्रोल की कीमत है, किसी भी चीज़ की कीमत हो या कुछ भी हो, उसमें 25% की वृद्धि हो रही है। जैसे आयु वाली बात कह देते हैं कि उसमें किसी ए की आयु में 25% की वृद्धि हो गई तो बी की आयु में कितने प्रतिशत की कमी होगी ताकि ऐसा हो, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर क्या है, पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि, 1% दिया होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, और लास्ट में ज़रूर लिखा होगा ताकि स्थिति में बदलाव ना हो, या इसी तरीके का कुछ ना कुछ लिखा होगा ताकि उससे हमें आभास हो
जो स्थिति में बदलाव परिवर्तन ना होने की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन है और इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और वैसे ही अगर ये आता है, यदि x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। यदि x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। इसके लिए भी सेम ये फॉर्मूला देखिए, क्यों, क्योंकि एक ही परसेंटेज की यहाँ पे बात की जा रही है। अधिक है, वृद्धि बता ही दिया है, तो परसेंटेज 25R अपॉन 100 प्लस R क्योंकि वृद्धि हो रही है, प्लस R गुणा 100। तो ये तो यही आंसर आ जाएगा ना, कितना 20 आ गया, 20%। 20% कमी करनी होगी, सॉरी 20% मतलब y x से 20% कम होगा, y x से 20% कम होगा। और इसको हम लोग बेसिक कैसा देख रहे थे इसका, x y से 25% अधिक हो तो चलिए मानते हैं कि y कितना होगा 100, y होगा 100, x y से 25% अधिक है तो x कितना हो जाएगा, अगर y 100 है तो x हो जाएगा 125 क्योंकि ये 25% अधिक है। उसके बाद y x से कितना प्रतिशत कम होगा, तो देखिए y x से कितना प्रतिशत कम है, तो अगर इसको हम लोग माइनस करें पहले ही तो 125 माइनस 100, ठीक है। तो y x से कितना कम है और किससे पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, x के, तो x वाली बात नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा और ये हो गया 100। तो y x से कितना कम है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे और ये गुणा 100, ठीक है। तो 25/125 गुणा 100, यही चीज़ सेम आ गई, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20%। तो ये हो गया एक तरीका और निकालने का, ये बेसिक हो गया, फॉर्मूला है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल फार्मूला से बिल्कुल अच्छे से बनते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब ये हॉस्टल वार्डन के मतलब जितने क्वेश्चंस थे 2014 और 2016 के वो हम लोगों ने देख लिए। अब थोड़े क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। आइए अब कुछ सवाल देख लेते हैं प्रतिशत से रिलेटेड। आइए पहला प्रश्न क्या है, वार्षिक जन्म दर, मान लेते हैं कोई टाउन है, ठीक है, कोई नगर है, मान लेते हैं कोई नगर है, कोई टाउन है, वहाँ पे वार्षिक जन्म दर 5.5% है, 5.5% है वार्षिक जन्म दर, मतलब जितने लोग जन्म ले रहे हैं एक साल में उनकी संख्या कितनी है, 5.5%। तथा वार्षिक मृत्यु दर कितनी है, 3%। यदि वर्तमान, और ये जो प्रतिशत लिखा हुआ है ये उस जनसंख्या के रिस्पेक्ट में है, जो जनसंख्या वहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 हो, 1.25 लाख हो, तो अगले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी, ठीक, जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी। देखिए जैसे इसको अगर हम लोग पहले एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं 1000 कहीं किसी शहर की या नगर की जनसंख्या है। अब इस 1000 में ये बात चल रही है 2023 की, ठीक है, अभी हम लोग हैं 2023 की। अब इस 1000 वाली जनसंख्या में मानते हैं कि 2023 में 100 लोग बढ़ गए, मतलब 100 लोगों ने जन्म लिया, 100 लोगों ने जन्म लिया पहला, और दूसरा 20 लोगों की मृत्यु हो गई, 20 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, 20 लोगों की मृत्यु हो गई। तो 100 लोग बढ़े और 20 लोगों की मृत्यु हो गई 2023 में। अब 2024 में क्या स्थिति होगी, 2023 में ये हो गया। अब जो 2024 में नई जनसंख्या आएगी उसका क्या हाल रहेगा, मतलब वो कितनी होगी, तो 1000 है, 1000 में से पहले 20 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये जो 20 की मृत्यु हुई है 20 लोगों की वो 1000 में से ही माइनस हुई होगी। तो 1000 में से अगर हम लोग 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, 980 आया। 980 प्लस 100 जो 100 लोग और जन्म लिए हैं तो कितना आ जाएगा, 1080 यहाँ आएगा, सॉरी वहाँ लिख दिया मैंने, क्या आ जाएगा 1080। तो अगले साल 2024 में 1080 लोग उपस्थित होंगे। अब देखिए अगले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, तो 80 की वृद्धि हुई, है ना, ये हम लोग देख सकते हैं 80, 1080 में से माइनस कर 1000 तो 80 की वृद्धि होगी, ठीक है, अगले वर्ष 80 की वृद्धि होगी। ये हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल, जन्म हुआ 100 का, मृत्यु हुई 20 की, तो बस यहाँ पे परसेंटेज में जन्म दर और मृत्यु दर दिया है उसको निकालना है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए वार्षिक जन्म दर कितना है, 5.5%।
तो इस जनसंख्या के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो जन्म लेने वालों की संख्या लिखते हैं, या तो जन्म वालों की संख्या, जन्म वालों की संख्या कितना हो जाएगा, 1,25,000 सवा लाख का 5.5%। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मेट रेडी हुआ। जनसंख्या है सवा लाख, अब इसमें वार्षिक जन्म दर है इतनी, तो वार्षिक जन्म दर एक साल में कितने बच्चे मतलब कितने और लोग पैदा होंगे उसके लिए। तो अब यहाँ हम लोग इसको अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, यहाँ से लेते हैं या तो फिर 1,25, देखिए यहाँ पे 5.5 है, इसका पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, तो नीचे 1000 बन जाएगा, 55/1000, ये 1000 काट देते हैं, यहाँ से 3 0 हो गया, यहाँ से 3 0 हो गया, ठीक है। अब 125 और गुणा 55 कितना हो जाएगा, तो देखिए 125 गुणा 50 पहले कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 125 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 0, पहले 50 का गुणा करते हैं, तो 0, 5 5 25, 2 5 10 और 2 12, मसला 1 और 1 6, 6 और 6 2 50 प्लस 5 का गुणा और, तो 5 का गुणा और हम लोग करेंगे तो वही 25, 12 6 25 है ना, ठीक है, यह आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, ये आ गया 6875, ये जन्म वालों की संख्या आ गई। यहाँ मैंने कैसे गुणा किया है, 125 गुणा में 50 प्लस 5, ठीक है, इस तरीके से मैंने गुणा किया था, आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं बता रहा था। 125 गुणा 50 प्लस 5, एक बार 50 से गुणा किया, फिर एक बार 5 से इसका गुणा कर दिया, ठीक है, तो ऐसे आ गया। ये आ गई जन्म वालों की संख्या। अब हम लोग निकालते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वार्षिक मृत्यु दर कितनी है, 3%, तो मृत्यु लिखते हैं सिर्फ, मृत्यु के लिए 1/25 इसका 3% कितना आ जाएगा, 0 3 5 6 15, हाँ सर 1 3 2 6 और 1 7 और 3 एकम 3, ठीक है। अब ये हो गई जन्म लेने वालों की संख्या हमारे पास, ये हो गई मृत्यु वालों की संख्या हमारे पास, जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो 6875 माइनस 3750 कितना आ जाएगा, 5 में ये देखिए, ये 5, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 3 1 2 5, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का आंसर, मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है सही है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर, ये आ गया, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 7,290 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उस वस्तु का मूल्य क्या था। ठीक है, वर्तमान मूल्य हम लोग को दिया हुआ है और ये बता दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है 12.5% की, 12.5% की, है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, और 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन हमने जब किए थे तो हमने कैसे देखा था कि अगर वर्तमान मूल्य दी हुई है और आगे का पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद कितनी होगी, अगर 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो वर्तमान मूल्य क्या हो जाता है, प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, और बाद वाला जो मूल्य है वो कितना हो जाता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। फिर हम लोग इसे कैसे निकालते थे, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता था, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पूरे का माइनस n, उस फॉर्मूले से निकालते थे। उसी तरीके से ही यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। बस फ़र्क क्या है यहाँ पे, यदि वर्तमान मूल्य 7,290 है तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य क्या होगा, 3 वर्ष पहले का पूछ रहे हैं, तो मतलब वर्तमान क्या हो गया, ये अमाउंट हम लोग को दिया है और 3 वर्ष पहले का हम लोग को निकालना है। अगर 3 वर्ष बाद का बोलता तो हम लोग आते हैं अमाउंट में, लेकिन 3 वर्ष पहले का निकालना है, इसलिए हम लोगों को ये निकालना है। अब देखिए जैसे अगर मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, ठीक है, छोटे से एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि
100 में 25 की वृद्धि हो रही है तो कितना आएगा? हम लोग कितना लिखते हैं? 100 से 100 कटा कितना है? 125 है ना। यदि 100 में वृद्धि हुई 25 की तो कितना हो जाएगा? 125। ये 125 ऐसे ही है। तो बस उसी तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, मतलब ये 100 था पहले और फिर 25% इंक्रीज होने के बाद 125 हो गया। पहले वैल्यू इतनी थी और अब इतनी हो गई है ना। चलिए ठीक है, थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए, तो वस्तु के मूल्य प्रत्येक वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है। वर्तमान मूल्य कितना है? 7,290। तो 3 वर्ष पहले का हम लोग को निकालना पी है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे था? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरे का पावर टी या फिर एन जो भी है। अब पी है तो पूर्व मूल्य निकालना अपने को, 3 वर्ष पहले का मूल्य है ना, तो हम लोग को ये दिया हो। तो 7,290 यहाँ पे हो गया। हम लोगों को निकालना क्या है? पी। अब इसको हम लोग क्या पी ही मान लेते हैं, चलिए पी मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पूरे में इसको हम लोग रखेंगे नहीं, 12.5% को रखेंगे, फिर वो वहाँ पे मतलब 100 का एलसीएम लेंगे, फिर वो 112.5 होगा। फिर कितना? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष के लिए हम लोग को निकालना है, तो फिर 3 का तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे 3 बार इसी को हम लोग लेंगे 112.5/100। 3 वर्ष के लिए है इसीलिए 3 बार पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है कैलकुलेशन, है ना, एक बार देखते हैं, शायद हार्ड ना हो। तो P को ले आते हैं इधर, बराबर 7,290 गुणा करते हैं, क्योंकि 100 ऊपर आ जाएगा, जितने भी 100 हैं वो ऊपर आ जाएंगे। 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है, पूरा बटे में कर देते हैं। 112.5 3 बार है तो देखिए, अच्छा देखिए 112.5 है, जब ये नीचे रहेगा इसका हम लोग पॉइंट उड़ा देंगे, दशमलव हम लोग इसका उड़ा देंगे, तो नीचे गुणा मतलब ये पलट के ये जैसे 112.5 है, ठीक है। अब इसको मैं 112 मतलब 1125 लिखूँगा, इसको पॉइंट हटा दूंगा, बटे में 10 आएगा। अब ये 10 जो है पलट के चल देगा ऊपर, ठीक है। अब 3 बार 10 जाएगा ऊपर, 112 एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका, ठीक है, 3 बार ऊपर जाएगा। तो 1 0 यहाँ बढ़ाते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ाते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक। 1125 1125 1125 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ा दिए, 0 बढ़ा दिए और यहाँ भी 0 बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट कहीं भी नहीं है, अब सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी संख्या अगर इसमें हम लोग लें तो वो तो कटेगा नहीं, शायद नहीं कट, चलिए 5 ही काटते हैं ना। तो सबसे पहले 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 2 0 200 बार गया। फिर काटते हैं तो चलिए छोड़िए, फालतू में कुछ बड़ी संख्या ले रहा था, कोई मतलब नहीं। तो 5 चौक 20, 5 5 25, अब यहीं काटते हैं पहले तो, है ना। तो 5 चौक 20, 5 0 0, फिर 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 8 40, अब आया 9, अब इससे कट जाएगा, ठीक। अब ठीक है, अब ठीक है, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 0 0, ठीक है। वैसे ही 9 जितनी बार आएगा तो ये कट जाएगा, इसमें शायद दिक्कत नहीं होगी, चलिए ठीक है। तो ये चलिए अब करते हैं, तो 2 2 5 ये हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है, यहाँ कटेगा 200 बार में। अब ये कटेगा 45 बार में 5 से, ये कटेगा 40 बार में, ये कटेगा 9 बार में, फिर ये कटेगा 8 बार में, फिर 9 से 1 गया और 9 से 90 बार में। अब ये फिर से वही 225 बार में कटेगा, 5 से 225 बार में, ये 200 बार में, ये 45 बार में, ये 40 बार में, ठीक है, 40 बार में पूरा सेम आ रहा है। ये 9 बार में, 5 9 45 और ये 5 8 40, 9 एकम 9, 9 10 10 10 बार में गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा हुआ है 10, ये पूरा थोड़ा हौच पौच हो गया है, लेकिन फिर भी ऊपर क्या बचा है 10 मल्टीप्लाई, यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8, 3 बार मल्टीप्लाई में 8 है, 8 गुणा 8 गुणा 8,
तो 8 का घन क्या होता है? 8 8 64, 64 8 512, 512। और क्योंकि 10 का गुणा है इसलिए एक ज़ीरो और लगा देते हैं, ये हो गया। चलिए ठीक है, तो अब उसके बाद 512 ही होता है ना, मुझे वैसे ही याद आ रहा है। हाँ ठीक, वही होता है। तो ये हो गया 5120। तो 3 वर्ष पूर्व वस्तु का मूल्य कितना था? 5120। ये आ गया हम लोगों का आंसर। वस्तु का मूल्य कितना दिया था? 7290। उसके बाद हम लोगों ने जो कंडीशंस दी थी उसके हिसाब से हम लोगों ने रखी। 12.5% की हर साल वृद्धि हो रही थी और 3 साल तक वृद्धि हुई है, इसीलिए हमने इस तरीके से लिया है। अगर क्या बोलता कि 7290 रुपये वर्तमान मूल्य है और हमें 3 वर्ष बाद का निकालना है, तो हम पी की जगह रख देते 7290, क्योंकि वर्तमान मूल्य दिया होता और 3 वर्ष बाद का पूछ रहा होता। जबकि ये तो दिया ही 3 वर्ष बाद का है एक तरीके से, फिर पूछा गया था 3 वर्ष पूर्व का, मतलब ऐसा। तो ये चीज़ थी। तो ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या का 80% है। यदि तीसरी संख्या 800 तथा पहली संख्या 300 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग मान लेते हैं, माना तीनों संख्याएं क्या है? x, y और z। अब दो संख्याओं का योग, तो x और y को ले लेते हैं। तीसरी संख्या का 80% है। यदि तीसरी संख्या 800 है, यदि तीसरी संख्या का मान 800 है, तीसरी संख्या की वैल्यू 800 है, पहली संख्या की वैल्यू कितनी है? 300। तो हम लोग को दूसरी संख्या हम लोग को निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? देखें, सीधा यहीं पर रख देते हैं, ये जो इक्वेशन बन गया है यहीं पर रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है? 300। y हम लोग को निकालना है। y पूछ रहा है, y मैं ही क्यों? तो भाई तू ही, तेरे को निकालना है। तो x की वैल्यू 300 y है और z की वैल्यू 800, और ये हो जाएगा 80/100। 0 से 0 काटिए, ये है y। 8 8 64, 640। 640 में ये इधर हो गया 640 और 300 इधर आएगा, तो 640 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 340। तो y की वैल्यू आ जाएगी 340, ठीक है। तो ये हो गए कुछ और क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखते हैं आगे। देखिए, राम और श्याम को कुल मजदूरी 12,000 रुपये दी जाती है। कुल मजदूरी दी जाती है 12,000 रुपये। अगर राम को x वेतन मिल रहा है तो श्याम को कितना मिलेगा? 12,000 कुल है, तो अगर राम को x तो श्याम को 12,000 माइनस x, 12,000 माइनस x, ठीक है। ये श्याम का वेतन हो गया, मजदूरी होगी, सॉरी। अब यदि श्याम का वेतन राम से 50% अधिक है तो राम का वेतन हम लोगों को निकालना है। यदि श्याम का वेतन राम से 50% अधिक है तो राम का वेतन कितना होगा? तो देखिए, हम लोग ऐसे ले लेते हैं, श्याम का वेतन ये 50% अधिक है राम के वेतन से। राम से 50% अधिक है ना, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो राम की आ जाएगी x और श्याम की 12,000 माइनस x, ठीक है, क्योंकि दोनों की 12,000 है। एक की मानिए x तो दूसरे की 12,000 माइनस x। अब यदि श्याम का वेतन राम से 50% अधिक हो तो श्याम का वेतन राम से 50% अधिक हो तो कितना लिख सकते हैं? 150 x/100, ठीक है, ये लिख सकते हैं। 50% अधिक है इसलिए डायरेक्ट 150/100 हम लोग लिख दिए, x तो है ही। अब 12,000 150 x/100 है और प्लस x यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी 100 यहाँ जाएगा तो 100x यहाँ हो जाएगा ऊपर, तो 100x और 150x 250x, और 100 जो नीचे है वो चले जाएगा इधर। तो 12 जो पहले 1000 था, देखिए पहले 1000 था, अब क्योंकि 100 चला गया तो 2 0 और इधर। अब 150 और 100x इधर था, कितना? 250x हो गया था वो, 250x, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा? ये कर देंगे नीचे इसके 250, 0 से 0 काटिए। अब कितनी बार बजाएगा ये?
25, 25 चौक 100, ठीक है, 25 चौक 100, बचा कितना 20, तो 25 अट्ठे 200, 0 और 0, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 4800। 4800 रुपये जो है ये राम का वेतन है, ठीक है। यहाँ से निकालना चाहे तो श्याम का वेतन भी निकल जाएगा, तो इस तरीके से ही हो जाएगा, ठीक। 4800 राम का वेतन है, तो दोनों को मजदूरी दी थी 12000, एक को एक्स लिए, एक को 12000 माइनस एक्स लिए, और इसके हिसाब से श्याम का वेतन जो था वो राम के वेतन से 50% अधिक था। यहाँ से हमने सॉल्व किया, एक्स को लेके आया, एक्स की वैल्यू क्या है, वो राम का वेतन है, तो राम का वेतन ही पूछा जा रहा है, वो हो गया 4800। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अब देखते हैं। देखिए, शहर की जनसंख्या 2016 में 2 लाख है, 2018 तक जनसंख्या 2,64,000 हो जाएगी यदि 2016 और 2017 तक जनसंख्या वृद्धि दर x और 2x% है, तो x का मान क्या होगा। चलिए बढ़िया बात है। तो 2016 में कितनी है, 2 लाख, और 2018 के एंड होते होते तक 2,64,000 हो जाएगी, और 2016 और 2017 का ये जनसंख्या वृद्धि दर दिया है, क्यों, ताकि हमको, क्योंकि x का मान निकालना है। तो 2016 में कितनी थी, इतनी, मतलब 2016, 16, 17, 18, 16 के एंड होते तक, 16 के एंड होते तक, जब वो 17 में एंटर नहीं की है जनसंख्या, 16 के एंड होते तक जनसंख्या कितनी है, 2 लाख। अब ये 2 लाख जनसंख्या एंटर करेगी इधर 17वें साल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x% से जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि दर x% से बढ़ेगी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ जो भी जनसंख्या बढ़ जाएगी, अब ये बढ़ेगी आगे 18वें साल में, 18, तो यहाँ तक आने के बाद जनसंख्या 264 हो जाएगी, यहाँ 2 के आसपास दिया है, फिर वो 264 हो जाएगी जैसे कह रहे हैं। यदि 2016-17 तक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ x था और यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x% वृद्धि दर से बढ़ी है और यहाँ 2x% वृद्धि दर से बढ़ेगी, तो जनसंख्या जो यहाँ तक कितनी थी, 2,16,000 तक, अब 2018 तक आते आते 2018 के अंत तक 2,64,000 हो जाएगी। तो हम लोगों को ये x और 2x का मान निकालना है। तो देखिए, इसको हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे अभी थोड़े पहले क्वेश्चन देख रहे थे। देखिए, 18 तक जनसंख्या हो जाएगी मतलब अमाउंट, मतलब मिश्र धन, तो 2,64,000 बराबर जनसंख्या शुरू में कितनी है, 2 लाख, तो लिखिए 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। 16 और 17 तक x और 2x% है, तो हम लोग कैसे लिख रहे थे, बढ़ा के 100 + x और 100 + 2x, ठीक है। वैसे हम लोग कह रहे थे ना, अगर 10% से बढ़ती है तो 110/100, अगर 20% से बढ़ती है तो 120/100, तो वहीं पे हमने x और 2x यहाँ पे दिया है, तो ये हमने ले लिया 100 + r/100, 100 + r/100, ये हमने ले लिया। अब देखिए, यहाँ से ये 2 लाख क्योंकि इसके नीचे जाएगा, तो 3 0 तो वैसे ही कट जा रहे हैं, तो वो तो कट गए, 264/200 बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये 100 और ये 100 नीचे है, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग भेज भी सकते हैं या फिर नहीं भेजें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार इसको नहीं भेजते, तो 100 + x, 100 + 2x और बटे में है 100 × 100, ठीक है। अब इसको काट के देखते हैं, तो 200 के 100 में जाएगा, और ये 1 2 3 6 2 1 3 2, फिर 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12, सही है। फिर 2 5 10, मतलब सॉरी 25 दूनी 50, और ये 33, ये इधर 33 बार में चला जाएगा, तो कितना आ रहा है इधर, देखिए 33/25 बराबर, ये 100 + x है और ये 100 + 2x है। अब उसके बाद हम लोग जब गुणा करेंगे, तो ये 100 का इसमें, फिर इसमें गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 + 200x हो जाएगा,
ठीक है। अब इस x का इसमें गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 100x प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ नीचे में क्या है, यहाँ नीचे में 100 गुणा 100 है ही, तो सबसे पहले हम लोग इस 25 से इसको कटा देते हैं, क्योंकि अगर 25 इधर ही ऊपर ही जाएगा तो ये काटेगा नीचे जाके। 25 एक 50, सॉरी 25 एक 25 और 25 चौक 100। अब ये हो गया, तो इधर हो गया 400। 400 हम लोग भेज देते हैं इधर। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है लेकिन देखते हैं। तो 400 इधर भेजते हैं, तो यह 4 का पहले अगर इससे गुणा करें तो 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 है 13, ठीक है। 132 आ रहा है, और 100 का तो गुणा हम लोग कर ही रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। 4 से गुणा किए और 100 से गुणा कर दिए, चलिए ठीक है। बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये तो 10,000 है ही, और 2x और 100x 300x 300x हो गया, प्लस 2x स्क्वायर है ही। अब उसके बाद हम लोग एक ये जो 13,200 है इसको इधर ले आते हैं, सॉरी मतलब ये इधर जाएगा 10,000 तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3200। 13,200 को अगर हम लोग 10,000 में से माइनस कर दें तो बचेगा 3200। अब इस 3200 को हम लोग इधर ले आते हैं ताकि ये एक समीकरण बन जाए। तो 2x स्क्वायर प्लस 300x माइनस में आएगा, है ना, ये आएगा माइनस में, माइनस 3200, ठीक है। ये हो गया 3200। अब इसको हम लोग 2 को अगर कॉमन निकाल दें, उभयनिष्ठ निकाल दें, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 1600। अब हम ये एक समीकरण हमारे पास आ गया। अब हमें जैसे हम लोग बचपन में करते थे इसे इस तरीके से तोड़ना है कि इन दोनों का मतलब गुणा रहे और बीच में वही चीज़ प्लस में आ जाए। कैसे कह रहा हूँ देखिए, ये 1600 और यहाँ पे कितना है, 1 है जो कि दिख नहीं रहा है, 1 है गुणा में, तो 1 और 1600, 1600 आ गया गुणा करके, 1 गुणित 1600 1600। और इसको इस तरीके से तोड़ना है ताकि जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो वो इसके जोड़ में आना चाहिए, और जो फैक्टर्स हैं उसका भी गुणा करने से 1600 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो है, प्लस क्या कर सकते हैं 150 है ना, तो 150 हम लोग तोड़ सकते हैं 75 में, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो आएगा नहीं। 150 को हम लोग 15-10 में तोड़ सकते हैं, हाँ ठीक है, 15-10 में तोड़ते हैं, उससे आ जाएगा 15 और 10, फिर जोड़ेंगे तो मतलब 16 आएगा, तो उससे बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15x नहीं ऐसे नहीं, सॉरी 15x नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और 10x ना लेके 150 और, हाँ वैसे ठीक है, 150 और 10 लेते हैं, 150 और 10 नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, एक मिनट सॉरी, हाँ अब ठीक है, सॉरी अब ठीक है, 160 और 10 लेते हैं, 160 और 10 लेते हैं ताकि 160 और 10 का गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा, और ये फिर आएगा कैसे, प्लस 160x माइनस 10x, ठीक है। ये इन दोनों को ऋण करने से या कुछ भी ऐसा तोड़ते जो जोड़ने से या ऋण करने से माइनस करने से इतना आ रहा है, इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो इतना आ रहा है 1600x स्क्वायर, है ना, 1600x स्क्वायर इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग x देखिए ये एक बना लेते हैं और ये एक बना लेते हैं। x को निकालेंगे कॉमन, तो x प्लस 160 माइनस, यहाँ पे 10 को कॉमन निकाल सकते हैं, और अंदर क्या हो जाएगा, x चिन्ह बाहर माइनस है तो अंदर हो जाएगा प्लस, तो 10 और ये कितना हो गया 160, हाँ 160, तो ये दोनों 160 160 मतलब ये हो गया x प्लस 160 और x माइनस 10 बराबर 0। अब x की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, अगर इसको हम लोग 0 के बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 160, जो कि होगा नहीं। अगर इसको हम लोग 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर 10 आ जाएगा, यही हम लोगों को चाहिए, ठीक है, x बराबर 10 आ जाएगा, यही हम लोगों को चाहिए। तो ये काफ़ी लंबा हो गया बट फिर भी बढ़िया है। तो x की वैल्यू आ गई 10%,
और 2x है तो 20%। चलिए बढ़िया है, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो शहर की जनसंख्या 2016 में 10% और 2017 तक जनसंख्या वृद्धि दर 20% होगी। इस तरीके से वो बढ़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा हो गया वैसे। चलिए अच्छा है, कभी कभी थोड़े लंबे क्वेश्चन भी बनाने चाहिए। इसको मैं रख कर देता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। ये अगले सवाल तो थोड़े इजी हैं। 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? तो डायरेक्ट करते हैं। 12 मिनट 1 घंटे का, तो एक किसके किसके रिस्पेक्ट में 1 घंटे के बारे में, तो वो नीचे जाएगा। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो होते हैं 60। 12 पंचे 60 और 5 20 12 में, तो ये इतना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। 12 मिनट 1 घंटे का 20% होगा। अब अगला क्या है? 25 पैसा 5 रुपये का क्या प्रतिशत है? 25 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा? तो 25 पैसा, अब ये 5 रुपये का, तो 5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपये बराबर 500 पैसा। तो 25 रुपये 25 पैसे 5 रुपये का या 500 पैसे का कितना प्रतिशत होगा? तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 0, तो यहाँ से हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 200%, ठीक है। ये सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। ये हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 5%, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया। अब इसमें आई थिंक ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, उनको देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए, 4 सेब और 5 आम का मूल्य 35 रुपये है, ठीक है। 4 सेब और 5 आम का मूल्य 35 रुपये है। सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, आम के मूल्य में 40% की कमी आ जाती है। तब अगर सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और आम के मूल्य में 40% की कमी होती है, तो यदि 4 सेब और 5 आम का नया मूल्य 29 रुपये है। यदि ये कंडीशन होगी तो 4 सेब और 5 आम का मूल्य जो अभी 35 रुपये है वो 29 रुपये हो जाएगा। कब? जब ये कंडीशन आ जाए, सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है और आम के मूल्य में 40% की कमी हो रही है। यदि 4 सेब और 5 आम का नया मूल्य ये है, ठीक है। तो फिर हम लोग इस कंडीशन के हिसाब से रखते हुए देखते हैं। लास्ट में हम लोगों को निकालना है कि 1 सेब और 1 आम का कुल मूल्य क्या होगा। तो 1 सेब का निकालते हैं मूल्य, कुल 1 आम का निकालते हैं, फिर जोड़ देंगे दोनों को। तो ये तो कंडीशन दी है, एस को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो 5 से कहीं कन्फ्यूज मत हो जाए। समीकरण 1 ले लेते हैं इसको। अब देखिए, सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सेब के लिए 140/100, 40% की वृद्धि है ना। और आम के मूल्य में 40% की कमी, कमी के लिए माइनस करेंगे, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन है हम लोगों के पास, तब यदि 4 सेब और 5 आम का नया मूल्य 29 रुपये है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा। 4 सेब और 5 आम का नया मूल्य 29 रुपये। कब? जब सेब में 40% की वृद्धि हो जाती है और आम में 40% की कमी आ जाती है। तो मतलब ये एस की वैल्यू हम लोग को यहाँ रखनी पड़ेगी और ये वाली वैल्यू हम लोग को यहाँ रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन जो है 4s + 5a बराबर 29 जो हम लोग लिख रहे हैं, 4 सेब और 5 आम का नया मूल्य 29 रुपये, तो ये कब आएगी? जब सेब का मूल्य 40% बढ़ा हुआ होगा और आम का मूल्य 40% कम हुआ होगा, ठीक है। तो 4, ये आ जाएगा 140/100 s + 5 60/100 a हो जाएगा बराबर 29। चलिए ये तो ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 काटते हैं, यहाँ 0 से 0 काट देते हैं। यहाँ 5 एक बार में, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यहाँ 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ये तो पूरा कटा नहीं, कटता तो बढ़िया रहता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद यहाँ नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 5 नीचे, एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ क्या है, 4 सत्ते 28 है ना,
4 7 28, एस है, एस सेब प्लस यहाँ पे क्या नीचे कुछ है नहीं तो 5 तो हो जाएगा, और ऊपर है 3 तो 5 दिया 15, 15 ए बराबर 29। ठीक है, अब 5 का यहाँ 29 में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 28s प्लस 15a बराबर 5 नहीं 45, 5 रहे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145। ये लेते हैं समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आ गए, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी भी दो इक्वेशन है और दो चीज़ें अननोन है, ठीक है, दो चीज़ें हम लोग को पता नहीं है और दो इक्वेशन है तो उससे हमेशा वो चीज़ निकल जाती है। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, एक मिनट, चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे क्या है 28s, यहाँ पे है 4s, तो या तो यहाँ 7 का गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे है 5, या तो यहाँ 3 का गुणा कर देते तो भी बराबर हो जाएगा, 3 पंचे 15। तो हम लोग यही 3 वाला ले लेते हैं ना, आम की बात ले लेते हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 3 में अगर हम लोग, या समीकरण 2 को पहले लिखते हैं, ये बड़ी संख्या, हाँ ठीक, 28s प्लस 15a बराबर 145। हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 चौक 12, 3 पंचे 15 और 35 दिया कितना हो जाएगा 105। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर, अब घटाएंगे, ये कटेगा पूरा। ठीक है, 28 में से 12 गया तो 16 बराबर 145 में से 105 गया तो कितना बच जाएगा 40। तो सेब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/16, या फिर 20/8, और काटेंगे तो 10/4 हो जाएगा, 10/4 को और काटेंगे तो 5/2। चलिए ठीक है, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। चलिए ठीक है ना, एक बार देख लो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ये 16 हो गया, ये 5 40। चलिए अभी तक तो एकदम सही है। तो s की वैल्यू आ गई 5/2। अब s की वैल्यू 5/2 आई है तो इससे हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए इस s की वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो 4 गुणा 5/2 प्लस 5a बराबर 35। ठीक है, तो 4 या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए ये हो गया 2 पंचे 10, 10 आ जाएगा इधर, 35 में से 10 गया तो 25, 25, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो 5 5 25। ठीक है, ये इधर 10 था, 10 को हम लोग इधर ले आए, 35 माइनस 10 बराबर 25, और 5 आएगा नीचे, तो 25/5 5। तो एक आम की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपये, एक सेब की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 रुपये, मतलब 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़। तो एक सेब और एक आम का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, एक सेब और एक आम का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 7.5 रुपये। ये आ गया आंसर। ठीक है, 7.5 रुपये ये होगा आंसर। हम लोगों ने यहाँ से चालू किया था, समीकरण 1 दिया था, तो समीकरण 2 कैसे, अब ये जो कंडीशन आई थी ये वृद्धि और कमी के कारण आई थी, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। समीकरण 2 इससे लाया, समीकरण 1 और 2 को हमने सॉल्व कर दिया, इससे हमें पहले s की वैल्यू मिली। अब s की वैल्यू को चाहे हम लोग समीकरण 1 में रखें चाहे हम लोग समीकरण 2 में रखें, a की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू जब आ गई उसके बाद एक सेब और एक आम का कुल मूल्य कितना है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, एक आम और एक सेब का कुल मूल्य 7.5 रुपये। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2012 में जनसंख्या 1.25 लाख है तथा 2013 से 13 में इतनी हो जाती है, तो वृद्धि प्रतिशत क्या है। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ माइनस करने के लिए। 2012 में जनसंख्या 1.25 लाख, 2013 में है 1,87,500, तो
जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितनी है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए पहले इन दोनों को माइनस करते हैं। तो 1,87,500 में से माइनस करेंगे 1,25 को, ये हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत कितनी है, तो वृद्धि और प्रतिशत के लिए किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, किसके सापेक्ष में, किसी को तो हम लोग बेस मानेंगे, उसी को बेस लेते हुए हम लोग को पता चलेगा कि कितनी वृद्धि हुई है। तो वो हम लोग किसको मान रहे हैं, 1,25,000 को, क्योंकि जनसंख्या ये दी हुई है और उससे बढ़ के जनसंख्या ये आ रही है, तो हम लोग इसको हम लोग मानते हैं बेस, या फिर जिसके हम लोग सापेक्ष में बात कर रहे हैं, गुणा 100। अब माइनस करेंगे कितना हो गया, 0,0,5 और 7 में से 5 गया तो 2, 18 में से 12 गया तो 6, 1, 2, 5, 0,000, 100 कर दीजिए, 2 0 काटिए, एक और 0 काटिए। अब ये 25 से डायरेक्ट काट दीजिए, 25 पंच 125, और ये कितना हो जाएगा, 25 25 6 25 और 0 हो गया, 5 5 50, तो ये आ जाएगा 50। वृद्धि प्रतिशत कितनी है, 50% ये वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हो गया, सिर्फ माइनस करके जिसके सापेक्ष में देख रहे हैं वहाँ से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। अगला प्रश्न क्या है सॉरी, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं, माना आय कितनी है व्यक्ति की, 100 मान लेते हैं, स्टैंडर्ड और कन्वीनियंट। उसका 75%, या चलिए इस बार 100 नहीं मान के 200 मानते हैं ना, हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा शायद ज़्यादा कचर पिचर करना पड़े, लेकिन किचर पिचर को सह लेंगे, एक बार देखते हैं ना। तो वो मानते हैं कि आय कितनी है, 200 है। अब 200 रुपये आय है, यह व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय है इसकी 200, खर्च कितना करता है, ये खर्च कर रहा है 200 का 75%, तो 200 का 75% कितना हो जाएगा, 150। तो बचा कितना इसके, नहीं मतलब खर्चा कितना हुआ इसका, 150 रुपये खर्चा हो गया। ठीक है, तो 200 का 75% कैसे आ गया, मैंने कैसे किया, 75%, तो 25 दिया 75, 4 पार्ट में अगर बांटूंगा तो 25 चौक 100 हो जाएगा। 200 को अगर 4 पार्ट में बांटूंगा तो 50 100 150 और 200, वैसे ही 25 50 75 और 100, तो 75 और ये 200, 75 और 150, मतलब इस तरीके से मैंने निकाला था, समझ गए होंगे आप। तो आय कितनी, 200, खर्च इसका हो गया 150। अब उसके बाद आय में यदि 20% की वृद्धि होती है, तो 200 की ये जो आय है इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि की बात हो रही है 40 रुपये की वृद्धि की बात हो रही है। ठीक है सॉरी, ये पता नहीं आवाज़ को क्या होगी, चलिए ठीक है। तो आय में 20% की वृद्धि होती है, तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आय 1 मतलब कि पहला वाला, पहली कंडीशन में ये हो गया खर्चा 1, और यहाँ बचत 1 भी निकालना पड़ेगा, मतलब जितनी बचत हो रही है, बचत कितनी है 50। चलिए ठीक है, अब आय में हो रही है 20% की वृद्धि, तो आय 2 ले लेते हैं, 2। ठीक है, ये हो रही है 20% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 220% कितना हो जाएगा अपना 40 है ना, ठीक है पहले इसी कर था, 240 ही होगा। ठीक, तो 240 हो गया। अब उसके बाद खर्च में 15% की वृद्धि होती है, ये खर्च, तो खर्च 2 कितना हो जाएगा 150 का 15% निकालेंगे तो कैसे, 150 का अगर हम लोग 10% निकालना चाहें, 150 का 10% कितना हो जाएगा 15। अब 15 है तो वो देखिए 150 का 10% कितना हो गया, 150 का 10% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस निकालना है 15%, तो 10% हो गया, बचा कितना 5%। तो 150 का 10% है 15, और 15 मतलब 10 का आधा 5, तो 15 का आधा 7.5, ऐसे ही होगा। तो 15 और 7.5 कितना हो जाएगा 22.5। हाँ, तो 150 में 22.5 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 172.5। ठीक है, मैं यही बात कर रहा था, ये पॉइंट में आ गया ना, शायद 100 लेके बनाते तब शायद पॉइंट में नहीं आता ये। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी, अगर एकदम ही ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको छोड़ देंगे, फिर ईजी वाले उससे बना लेंगे।
देखिए अभी 240 है, इसको हम लोग को माइनस करना है, तो अगर इसको हम लोग 173 मान लेते हैं, ठीक है, 173 मानते हैं, 173 और 7 कितना 180 हो जाएगा, 180 और 200 तक कितना 20, तो 20 और 7 27, 27 और 40 कितना हो जाएगा, 27 और 40 हो जाएगा 67, 67। अब उस 67 में 0.5 और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने 173 मान के चला था, तो 67.5, ठीक है, गलत नहीं कर रहा हूँ, 7 और 3, ठीक, तो ये हो गया 67.5, बचत कितना इतने रुपए का आ गया। अब देखिए अब देखिए बचत में वृद्धि कितनी हो रही है, तो बचत में वृद्धि कितनी हो रही है 67.5, अब कितनी हो जा रही वृद्धि, मतलब अभी कितना है 67.5 और बचत पहले कितनी थी 50। अगर इन दोनों को माइनस करें तभी बचत में वृद्धि निकलेगी, तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करें तो कितना हो जाएगा 67 में से, अगर 67 में से अगर मैं 50 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 17, और ये 0.5 और है तो 17.5, ठीक है। तो अगर वृद्धि में निकालना चाहूँ रुपए में तो ये तो आ गई वृद्धि रुपए में, लेकिन हम लोगों को प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे 17.5, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, बचत जो पहले वाली बचत है उसके रिस्पेक्ट में, 50 गुणा करते हैं 100, कितना हो जाएगा ये 175, पॉइंट हटाएंगे जाएगा 10 नीचे, मतलब 500 गुणा 100, ज़ीरो काटिए, 5 1 5 3 बार और 5 दूनी 5 25, सॉरी, तो ये आ गया 35%, तो बचत में वृद्धि हो जाएगी 35%, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस एक बार देखते हैं, ये आ गया 35%। अब यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं, अगर आय रहती हम लोग जो मान रहे थे 100 रुपये, खर्च हो जाता 75 रुपये, बचत हो जाती 25 रुपये, ठीक है। आय में अगर वृद्धि करें 20% की तो ये होता है 120, खर्च में वृद्धि करें थे 15 की तो 75 का 15% कितना हो जाएगा 7.5, और चलिए ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसको कर ही लेते हैं अगर 15% की वृद्धि, तो 25 या 75, 25 चौक 100, अच्छा ये पॉइंट में ही आएगा वैसे भी, तो 3 5 15, 1 3 4 और 3 4 4 8 32, और कितना बचा 2, तो 4 6 24, 4 6 24 और बचा कितना 10, तो 4 2 8, ठीक, 86.25, तो 86.25, ठीक है, 86.25, ये हो गया खर्च में वृद्धि। तो बचत में वृद्धि निकालनी थी, अब इसकी बचत कितनी हो जाएगी 120 में से अगर इसको माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 120 में से सबसे पहले हम लोग माइनस करते हैं किसको 87 को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 इधर का और इधर का 13, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, और 33 में से हम लोगों को 0.25 को और माइनस करना है, नहीं 0.75 को माइनस करना पड़ेगा, तो 33 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो 32.75 आ जाएगा, ठीक है। 120, ये श्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है देखना, और एग्ज़ाम में तो बहुत ज़रूरी है देखना, ये हो जाएगा, तो 3 कैसे आ रहा है, अच्छा नहीं ठीक है, 10 का 9 हो गया ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 3, हाँ ठीक है, 33 आ रहा है क्या, ठीक है, सही 0.75 लूँगा, और उसके बाद ये हाँ 33 होगा ना, सॉरी वहीं गलती कर रहा था, कभी कभी थोड़ी सी गलती हो जाती है, सॉरी, तो ये हो गया 33.75। अब उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.75 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8.75। अब इस 8.75 को हम लोगों को किस में लेना है 25 के रिस्पेक्ट में लेना है, गुणा 100, 25 से 4 बार काटिए, अब ये 4 का गुणा करके एक बार देख लेते हैं इसे, 4 5 20, हाथ रहे 2, 4 7 28, वो हो जाएगा 30, हाथ रहे 3 4 8 32, 32 और 3 35, चलिए ठीक है, सही आ गया।
तो 35%। ठीक है, ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0 ये तो हट जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। तो 35% ऐसे भी आ रहा है, 35% ऐसे भी आ रहा है, चाहे 100 मानिए, 150 मानिए, 200 मानिए, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बना के चलेंगे। 100 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड भी है, आसान भी पड़ता है, ये हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही थी, बट फिर भी सही है। तो हमेशा कुछ नया सीखने ही मिलता है ना। चलिए ठीक है, ये हुए क्वेश्चंस। अब देखते हैं आगे, और ये देखते हैं कुछ और सवाल। 2 मजदूर हैं ए और बी, इनको 550 रुपये प्राप्त हुए। यदि ए की राशि बी को दी गई राशि के 120% हो तो बी की राशि क्या होगी? तो 2 मजदूर हैं ए और बी, इनको कुल 150 रुपये मिल रहे हैं। ए प्लस बी 550, यदि ए को दी गई राशि बी को दी गई राशि के 120% हो तो ए को जो राशि मिल रही है वो बी को दी गई राशि के 120% है। ठीक है, तो इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या निकालना है? बी की राशि निकालनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, प्लस बी बराबर 550। तो ये कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लेंगे या काटेंगे, तो ये एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 100, 120 और 100 कितना हो जाएगा? 220 बी हो जाएगा ये। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया है। 100 फिर यहाँ आ जाएगा 100 बी, तो 120 बी और 100 बी 220 बी, और यहाँ जो 100 नीचे था वो इधर आ जाएगा, तो 550 गुणा 100। ठीक है, अब b बराबर 550 गुणा 100 बटा 220। 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 0 0, 11 5 55, 11 0 20 पंचे 100। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 250। 250 ये b की मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, 250। चलिए ठीक है, अगला सवाल क्या है? यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत है? तो क्या कह रहे हैं? यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो तो 100 से 100 काट दिए पहले, यहाँ 0 से 0 भी काट सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो आगे जाके नीचे तो होंगे वैसे। तो यहाँ कितना हो जाए? 5, तो देखिए 5x माइनस 5y और 3x प्लस 3y। अब अगर कितना, ये 2x ले लेंगे, इसको x को इधर ले और 5y को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8y। तो ये देखिए यहाँ से x बटे y या फिर x अनुपात y कितना आ जाएगा? x बटे y अगर करूँगा तो 8/2 मतलब 4/1 मतलब 4:1। ठीक है, 4:1, या फिर y अनुपात x बराबर 1:4। तो यहाँ निकालना है y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए y x का कितना प्रतिशत है। अगर इस लाइन को हम लोग समझें y x का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y x का कितना प्रतिशत है। क्यों? क्योंकि y के बारे में पूछा जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, x के सापेक्ष में कितना प्रतिशत है, तो y बाय x गुणा 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग x को मान लेंगे 4k, y को मान लेंगे k। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग इस पूरी लाइन का यही मतलब है ना। तो y बाय x गुणा 100, तो y और हम लोग रखें अगर x की वैल्यू, तो y की है 4k, सॉरी y की है k और x की है 4k गुणा 100। k से k कटेगा, 1/4, 1/4 सॉरी 1/4 और 100 कितना है? 25, तो 25% आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आंसर। मतलब यहाँ तक हमने सॉल्व किया, उसके बाद ये लाइन समझनी ज़रूरी है। y x का कितना प्रतिशत है, तभी हम यहाँ से y और x की वैल्यू वहाँ पे रख पाएंगे, तो ये आंसर 25% आ पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक जिले में प्रतिवर्ष 5% बच्चों की वृद्धि होती है तथा 16% बुजुर्गों की कमी होती है। बच्चे बढ़ रहे हैं, बुजुर्ग कम हो रहे हैं। अब यदि 2012 में जनसंख्या थी 64,10,000, यदि 2012 में जनसंख्या थी 64,10,000, जिसमें से 1,60,000 तो बच्चे थे और बाकी बुजुर्ग थे,
तो पहले बुज़ुर्ग निकालने पड़ेंगे 2012 में कितने थे। 2012 की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 1,60,000, ठीक है। और बुज़ुर्ग कितने हैं, बुज़ुर्ग के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 64 10 में से हम लोग घटाएंगे 10 1 2 3 1,60 है। तो ये 3 तो माइनस कर दीजिए पहले ही, कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद 0 और क्या रहा, 6 5, 2 में से 3 में से क्या 2 6, चलिए ठीक है, ये आ गया 6, इतना आ गया ना। तो 62,50,000, ठीक। 64,10,000 टोटल जनसंख्या थी, उसमें से 1,60,000 बच्चे थे और बुज़ुर्ग हैं, ये बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं 62,50,000। चलिए ठीक है, ये 2012 की बात है। अब देखिए, तब 2016 में बच्चों और बुज़ुर्गों की जनसंख्या में अनुपात कितना होगा। 2012 की बात दी गई है, पूछा जा रहा है 2016 के बारे में, मतलब 4 वर्ष बाद के बारे में। तो 4 वर्ष के अंतराल प्रति वर्ष 5% बच्चों की वृद्धि हो रही है और 16% बुज़ुर्गों की कमी हो रही है। तो ये कंडीशन हमें रखनी पड़ेगी 4 साल तक के लिए, ठीक है। और किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, तो जनसंख्या कौन सी है, ये है, इस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। या जनसंख्या नहीं, हम लोगों को क्योंकि बच्चों और बुज़ुर्गों की जनसंख्या का अनुपात निकालना है, तो बच्चे और बुज़ुर्गों को लेके चलेंगे अपन, बच्चे और बुज़ुर्गों को ही लेके चलेंगे अपन। तो देखिए, बच्चे यहाँ पे कितने, 1,60,000 है ना। तो 1,60,000, 1,60,000, इसमें प्रति वर्ष क्या हो रहा है, 5% बच्चों की वृद्धि हो रही है। अब 4 साल तक वृद्धि होगी बच्चों की 5%, तो इसको 4 बार लिख देते हैं। ये वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का देख रहे थे, जैसे उसी फॉर्मूले का बनता है फॉर्मेट, वैसे ही बनेगा ही, मतलब वैसा ही बन रहा है। ये हो गया, ठीक है। और बुज़ुर्ग कितने हैं, 62,50,000, और इनके लिए 16% बुज़ुर्गों की कमी हो रही है अगले 4 साल तक। तो 62,50,000, 16% कमी हो रही है, तो ये लिख देंगे 16% कमी हो रही है तो 84/100, ठीक है। 5% वृद्धि हो रही थी तो 105/100, और 16% कमी हो रही है इसीलिए 84/100। चलिए ठीक है, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा, आई थिंक दिख जा रहा होगा। अब देखिए क्या पूछा है, 2016, ये कंडीशन आ गई 2016 की, दोनों की 2016 की कंडीशन आ गई। 4 वर्ष तक ये खेल हुआ। अब उसके बाद आ गया 2016 की कंडीशन। इसमें बच्चे और बुज़ुर्गों की जनसंख्या में अनुपात क्या है, तो ये बच्चों की संख्या आ जाएगी पूरी 2016 में, और ये बुज़ुर्गों की संख्या आ जाएगी, और इनका अनुपात निकालना है। तो आइए ये हम लोग निकाल देते हैं अनुपात, ठीक है। ये हम लोग निकाल दिया अनुपात निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले ये 400 जो हैं इनको आपस में कटा दीजिए, 100 ख़त्म। यहाँ से कितने 4 0 जाएंगे, काट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ख़त्म हो गया, बढ़िया। अब उसके बाद देखिए, ये भी इजी है। हाँ देखिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। और यहाँ काटते हैं, 5 से 1 यहाँ काटा, अब 5 से यहाँ काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। अब फिर से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर यहाँ काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर यहाँ काटते हैं, 2 1, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ काटते 21 बार में, फिर यहाँ काटेंगे 1 बार में, 5 का काम पूरा ख़त्म। अब 21 चौक 84, 21 4 बार में जाएगा, 4, 21 4 बार में जाएगा, 21 जाएगा 4 बार में, 21 एकदम शांति से जाएगा 4 बार में। तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, देखिए 16, इधर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक जितना भी आ रहा होगा, तो मतलब आएगा 256, है ना। तो देखिए 4 चौक 16, तो ये 4 चौक 16, यहाँ से काट देते हैं, एक ही बात है, नीचे भी 16 आएगा, 16 गुणे 16 ऊपर 16, तो 16 को 16 ऊपर और ये नीचे काट देते हैं, कितना बचा जाएगा, 1/16,
बच्चे और बुजुर्गों की जनसंख्या में अनुपात 2016 में 1:16 आएगा। ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख लेंगे। तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस। अब बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश देखते हैं। तो आइए अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। देखिए 3 परीक्षाएं हैं जिनमें से प्रत्येक का कुल योगांक 500 रुपये है, 500 है। 3 परीक्षाएं जिनमें से प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, मतलब एक परीक्षा 500 नंबर की है, एक परीक्षा 500 की, एक परीक्षा 500 की है। एक विद्यार्थी को क्रमशः पहले और दूसरे परीक्षा में 45% और 55% अंक प्राप्त हुए। पहले परीक्षा में 45%, दूसरे परीक्षा में 55% अंक प्राप्त हुए। 60% अंक प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में उसे कितने अंक चाहिए? यदि उसे ओवरऑल 60% चाहिए, मतलब टोटल कितने का हो जाएगा? 500 500 500 1500, तीनों परीक्षाएं मिलाकर के 1500 नंबर का पेपर हो गया। अब 1500 का उसको 60% चाहिए, टोटल 60% उसको अपना रिजल्ट अपने हाथ में चाहिए। तो पहले दूसरे में तो इतना इतना ले आया है, अब वो तीसरे परीक्षा में कितना लेके आए तीसरे परीक्षा में कितना अंक वो लेके आए कि उसे 60% अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहले परीक्षा में, देखिए फर्स्ट पहले परीक्षा में 500 का 45% कितना हो जाएगा? 25 225। ठीक है, दूसरी परीक्षा में 500 का 55% कितना हो जाएगा? 25 और 27 275। चलिए बढ़िया। अब ये हो गया 225 275। 60% समग्र अंक प्राप्त करने के लिए 60% समग्र अंक चाहिए। 60% किसका चाहिए? 3 परीक्षाएं हैं 500 नंबर की, तो 1500 का 60%। 1500 का 60% अंक उसको चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि 1500 का 60 हुआ कितना, तो वो हम लोग देख पा रहे हैं, वो हो जाएगा 900। 15 छक्का 90, 900। तो 900 ये क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया। न्यूनतम अंक जैसे हम लोगों को स्कूल में 100 में से 33 नंबर लाने ही होते थे, वैसे ही 1500 में से 900 आपको लाने ही होंगे। ठीक है, तो ये न्यूनतम अंक चाहिए। अब ये क्या मतलब 60% अंक लाने के लिए, वो मैंने गलत एग्जांपल दे दिया स्कूल वाला। ये 1500 का 60% ये हो जाएगा 900। ठीक है, स्कूल वाला एग्जांपल गलत था, वो गलत हो गया। अब देखिए तो उसको चाहिए कितने? 900। 60% समग्र अंक प्राप्त करने के लिए, तो टोटल उसको तीनों परीक्षा में से मिला के उसको 900 चाहिए। तीनों परीक्षा में से मिला के उसको 900 चाहिए। तो पहले और दूसरे में तो ये इतना पाया है। कितना? अगर दोनों को जोड़ दूँ मैं तो 5 5 10, मसला ये 2 और 10 5। पहले दोनों की परीक्षा में तो 500 पाया है और उसको चाहिए 900, तो और कितना चाहिए तीसरी परीक्षा में? 400। ठीक है, तो प्लस 400 हम लोग कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ कुछ करते ही नहीं, सबसे पहली बात है यहाँ कर देंगे ना, तो यहाँ अगर 400 कर देते तो उसके पास 900 आ जाता। चलिए ठीक है, तो कितने अंक उसको चाहिए तीसरी परीक्षा में? 400 अंक चाहिए। चलिए ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो थोड़े इजी क्वेश्चंस के साथ ही ख़त्म करते हैं ना। तो देखिए यदि 40 एक संख्या के 40% से घटाया जाता है तो परिणाम 80 आता है, वो संख्या क्या होगी? मान लेते हैं संख्या क्या है? x। संख्या के 40%, संख्या का 40% इससे क्या घटाया जाता है? 40। यदि 40 एक संख्या के 40% से घटाया जाता है तो परिणाम 80 आता है। कितना हो जाएगा? 2 से और काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 चौक 20, ये हो जाएगा 200। और 5 क्योंकि यहाँ बटे में आ रहा है, इधर चल देगा, तो 5 अट्ठे 40, 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अब डायरेक्ट निकालते हैं। 400 प्लस 200 600, उसके बटे में गया 2, मतलब x बराबर 300। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 300। चलिए ठीक है, अब देखिए दो संख्या का अंतर, देखिए कुछ हो सकता है शायद आप लोग को ये भी लगे, नेचुरल सी बात है, हो सकता लगेगा कि इतना बड़ा एक तो बोर्ड है, उस पर मैं एकदम ये किचर पिचर करते रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। 3 क्वेश्चन, एक तो मेरा लिखने का रीज़न ये था, ये तो लास्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि छोटे छोटे हैं बहुत।
3 क्वेश्चन में इसलिए लिखते रहता हूँ क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन करके बनाऊँगा ना तो बहुत बार मतलब स्लाइड्स चेंज होंगी, तो बहुत ज़्यादा उसमें समय लग जाएगा। ऐसे ही अभी बना रहा हूँ तो लगभग 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं, तो मतलब समय काफ़ी लग जाता है, इसलिए मैं वो 3 क्वेश्चंस लेके बनाता हूँ। तो अगर काफ़ी बड़े क्वेश्चंस मुझे लगेंगे तो लगते हैं तो मैं उनको दो पार्ट में करके भी बनाऊँगा, नहीं तो 3 क्वेश्चंस में क्योंकि बन जाता है अगर 3 क्वेश्चंस लेके बनाता हूँ तो इसलिए मैं 3 क्वेश्चंस लेके ही बना रहा था। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अगला क्या है, दो संख्याओं का अंतर उन्हीं संख्याओं के योग का 25% है। मान लेते हैं दो संख्या कौन कौन सी है, x और y। दो संख्याओं का अंतर उन्हीं संख्याओं के योग के 25% है। तो x और y का अंतर x और y के योग का 25% है। ये अंतर जो है ये इस योग का 25% है, यही कह रहे हैं, उसके बराबर है। तो 25 4 बार में, ये 4 जाएगा इधर, तो 4x - 4y बराबर x + y। ठीक है, x को एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3x, और y को इधर लेंगे तो हो जाएगा 5y। तो x और y का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x और y का अनुपात हो जाएगा 5:3। चलिए ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखते हैं ये वाला। तो ये अगर ये वाला सवाल देखें तो देखिए, a बराबर 4800 का 40% और b बराबर 9600 का 20% ये दिया है, तो a b से कितना अधिक होगा, a b से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं a की वैल्यू। 4800 का 40% कितना हो जाएगा, 4800 का 40% आ जाएगा 0, 4 8 32, 3 4 6 16 और 3 19। चलिए ठीक है, और b 9600 का 20%, तो 0, 2 6 12, 1 2 9 18 19। अच्छा वाह, दोनों बराबर ही आ गए क्या, बहुत बढ़िया, दोनों बराबर आ गए। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मतलब क्वेश्चन कहीं से देखा था और ये डाटा थोड़ा चेंज करने की कोशिश की थी। चलिए ठीक है, ये पता ही नहीं था ऐसे बराबर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्वेश्चन था कि a b से कितना अधिक है, तो ये तो अधिक है ही नहीं, बिल्कुल भी है ना ही अधिक है ना ही कम है। तो ठीक है, ये भी एक तरह क्वेश्चन हो गया। या चलिए अगर हम लोग ले लेते हैं इन केस b को ले लेते 9600 का 10% ले लेते हैं एक बार। तो b 9600 का अगर हम लोग 10% लें तो 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। अब a b से कितना अधिक है, तो या तो यहाँ माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे और फिर b से कितना अधिक है, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा, 900 के, तो उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, तो a b से कितना अधिक है तो इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0, 6 और 9, 960। अच्छा, ये भी इसका आधा ही है, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे आधा ही था ना, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो ये इसका आधा ही है, तो a b से कितना अधिक हो जाएगा एक तरीके से, अब ये 100% अधिक हो जाएगा। हाँ ठीक, इतना ही तो अधिक है, 960 ही अधिक है ना। ठीक, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो a b से 960 अधिक है, और कितना प्रतिशत अधिक है, तो a और b का डिफरेंस ऊपर लेते हैं, a b से कितना अधिक है तो इतना अधिक है। अब कितना प्रतिशत निकालने के लिए किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो b के रिस्पेक्ट में, b जाएगा हर में, डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाएगा और ये 100%, तो 100% अधिक है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे रहे, ये मैंने अपने हिसाब से कुछ ली थी तो बराबर आ गया था, तो जो भी रहे बस इस तरीके से निकालना है। ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 के 75% का 50% का 20% का मान क्या होगा, तो 70 के 75% का 50% का 20% का मान देख लेते हैं। 0 से 0 काटिए, उसके बाद 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, 5 एक बार में, यहाँ 5 दो बार में, 2 1 2 1, 25 तिया 75, 25 चौक 100,
7 या 21 बटे में है 4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हमारी प्रतिशत की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने आज हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन देखे। सबसे पहले जो हॉस्टल वार्डन के 2014 और 2016 के पेपर्स में क्वेश्चन आए थे हमने उससे पहले देखा। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने देखे। ये तो इजी क्वेश्चंस हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने देखे अगर हॉस्टल वार्डन में, मतलब देखिए हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस देखने की कोशिश की है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तो 100% बात है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ही, क्योंकि 2016 और 2016 से 2014 और 16 का एनालाइज करते हुए कंपेयर करते चलें तो बहुत इजी उसने दिया प्रतिशत का। तो अब क्योंकि थोड़ा बहुत समय चेंज हो गया, बट फिर भी इतना तो हार्ड नहीं देगा कि बने ही नहीं। और फिर भी हॉस्टल वार्डन जो अपना लेवल रखता है उससे हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे हैं। टाइप्स में भी हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं कि उससे 1-2 लेवल ऊपर ही लगे हॉस्टल वार्डन से। तो इसीलिए हमसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो हमने टाइप्स पूरे देख लिए, हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चंस देख लिए, आज इस तरह के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो प्रतिशत से जितना हमने हो सकता था उतना हमने डील करने की कोशिश की है। जितना भी हमने डिस्कस किया है वो मोर देन सफिशिएंट है आई थिंक। बिल्कुल भी सिर्फ हॉस्टल वार्डन की बात नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखें तो बेसिक्स पूरा क्लियर होगा ही जो हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है। और हॉस्टल वार्डन तो बनेगा ही हमारा, अगर मेन टारगेट वही है तो वो तो बनना ही है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया प्रतिशत हमारा यहाँ तक कंप्लीट, परसेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।